आज हम लोग शुरू करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये जो चीजें पढ़ ली थी ना, इन चीजों को जो हम लोगों ने पढ़ी थी, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चंस की तरफ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा वो आप बता दी पहले। और किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रहा था? नहीं, इधर तो आ रहा था सर। अब फिर से देखिए, मैंने किया एक बार। सर अभी भी नहीं हो रहा है, फिर लॉग आउट होके लॉग ऑन होती हूँ मैं। ये अभी देखिए, ये सही हुआ अभी? नो सर, अभी भी नहीं आया। एक बार आप फिर से ऑन करिए, ऑन हो जाइए, देखिए। हाँ ठीक है, सर। अब हम लोग ये जो हमने कल 4 टॉपिक पढ़ा था ना, इससे रिलेटेड कितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, मैं ये अब आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो तैयार है सभी लोग? आइए चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि पुराने अभी के जो आपने केवीएस एग्जाम देकर आया है, मैं इसी 4 टॉपिक से आप नवोदय और केवीएस के कम से कम 12 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। अब आप सोचे खाली इसी 4 टॉपिक से 12 क्वेश्चन कैसे बन गया। ठीक है, आइए देखते हैं पेपर। ठीक है, सबसे पहले ये आपका जो पेपर मैं दिखा रहा हूं, ये आपका केवीएस पेपर 2023 का है जो अभी आपने दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है आपका। सबसे पहले देखिए, पूछा हु हैज डिफाइंड एज द हेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू लाइव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये वाला डेफिनेशन देखिए मैंने अपने नोट्स में दिया है कि नहीं दिया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, देखिए ये वाला यहां ये मैंने दिया है कि नहीं दिया है। हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल्स टू लाइव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। ये देखिए, ये डेफिनेशन आपका केवीएस 2015 में भी आया था और केवीएस 2023 में भी आया है। सोचिए, लोग कहते हैं कि केवीएस से पेपर क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होते हैं, तो आपके सामने दिखाया कि नहीं मैं दिखाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएफ विलियम्स। क्या हो जाएगा? जेएफ विलियम्स। तो मैंने बताया था कि जो मैं आपको नोट्स में, देखिए मैं आपको अपने नोट्स में ही दिखाऊंगा कि जो मैं नोट्स आपको या बुक आपको दे रहा हूं, इसमें से ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 99% क्वेश्चंस आपको इस बुक में से मिलेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, बस आपने ध्यान देना है। ठीक है, जेएफ विलियम्स। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। इनमें से कौन है जो कि हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ के पक्ष की बात नहीं कर सकता है? तो देखिए, फिजिकल हेल्थ होता है, फिटनेस होता है, मेंटल होता है, ठीक है, और स्पिरिचुअल। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं होता। मैं देखिए इस पर इसलिए आपको करा रहा हूं ना, ताकि आप टॉपिक को क्लियर करते जाइए और अब से हमारा जो भी टॉपिक चलेगा वो थ्योरी के साथ साथ हमें साथ ही साथ इससे आए हुए पुराने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आए हुए थे, मैं वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया आपसे कि ये आपसे पूछा गया है कि इसमें से हेल्थ से संबंधित क्या नहीं है। तो स्पिरिचुअल यहां पर दे रखा है, फिजिकल दे रखा है, मेंटल। तो स्पिरिचुअल हेल्थ होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? फिजिकल हेल्थ होता है, यस सर। मेंटल होता है, यस फिटनेस हेल्थ नहीं सर। होता है। फिटनेस तो खुद ही एक वो है, तो फिटनेस कोई हेल्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? इससे पूछा कि हेल्थ एस्पेक्ट्स में नहीं आता है। स्पिरिचुअल हेल्थ होता है, फिजिकल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है, बट फिटनेस हेल्थ कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, फिटनेस खुद ही एक आपकी हेल्थ फ्री कंडीशन है बॉडी की। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं।
is the sum of experiences which favorably influence habits, attitude and knowledge relating to individuals, community and social health. इसको हम क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है 53 का, बताइए। 53 को शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का नहीं नहीं नहीं, गलत भैया, हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। अरे भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि वो सम एक्सपीरियंसेस जो हम मतलब अनुभव के द्वारा किसी के इन्फ्लुएंस, हैबिट्स, एटीट्यूड एंड नॉलेज, तो आपके नॉलेज को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, वही हेल्थ आपने हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब उसी को आप क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में नॉलेज किसी को क्या कर रहे हो, किसी और को भी दे रहे हो और उसको फायदा करा रहे हो, कम्युनिटी को, इंडिविजुअल को और सोशल को, समाज को। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। तो यही सब चीजें थी, तो समझ में आ जाना चाहिए कि हेल्थ से संबंधित, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द वर्ड हाइजीन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो हाइजीन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हाइजेनियस से लिया गया है। अब हाइजेनियस का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। हेल्दी होता है, हेल्थ होता है, हेल्थफुल होता है या हेल्दीनेस होता है? हेल्थ सर। इसका राइट आंसर होगा हेल्थफुल, स्वास्थ्य को जो पूरा रखता हो। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको? ये चीजें समझ में आ गई कि देखिए किस तरह से क्वेश्चंस दे रखा है। एक आपको और दिखाना चाहूंगा मैं, क्या दिखाना चाहूंगा, एक क्वेश्चंस और दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है और जिन्होंने पिछला क्लास किया था वो जानते होंगे, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। अब देखिए इसको मैंने अपने नोट्स में दे रखा था पहले से, नोट्स बहुत पहले बन चुका है। ठीक है, 1953। ठीक है, इसको मैंने बहुत पहले ही अपने नोट्स में देखिए मैंने यहाँ दे रखा था। मलेरिया का दिया कहीं? सेकंड ये नंबर दिया है सेकंड नंबर पे। अब देखिए आपके सामने आया कि नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कहेंगे कि शायद मैंने ये पेपर के बाद ये वाला टेबल बनाया है, तो ऐसा है क्या? ये तो मैंने पहले ही आपको दे रखा था। जिनके पास नोट्स मेरे पास मतलब पुराने थे नोट, जिनके पास है कि नहीं, तो ये दिया था कि नहीं मैंने पहले से, और एग्जाम में बाद में पूछा गया है। तो देखिए कैसे आपको नोट्स में दिए रखे हैं। और ये क्वेश्चन किसका था? यही था, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी कौन कौन से काम करती है और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी कौन कौन सी है जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को प्रमोट करती है, ये मैंने लिस्टिंग किया हुआ था पहले से ही। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, ये मैंने जो लास्ट में आपको भी पढ़ाया था पिछले क्लास में, मैं उसी का भी आपको बता रहा हूं क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, जितना टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट में उसी से संबंधित जितने भी ये जो नया वाला क्वेश्चन पेपर आया है नवोदय, DSSB और KVS, क्योंकि यही ज्यादा क्वेश्चन फंसाते हैं, है ना। तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस पे टारगेट करूंगा, पुराना क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, क्योंकि 10 साल पुराने क्वेश्चंस को लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नया जनरेशन और नया ट्रेंड जो आता है उसी को फॉलो करते हैं। मैं बता दूं आपको कि DSSB, KVS, नवोदय एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं और सेम पैटर्न आपको मिलेगा देखने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं EMRS की। तो हम वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जिनका हमको कोई मतलब नहीं है। वो जो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग ना, वो सबसे रद्दी क्वेश्चन इस समय के ट्रेंड में, और अकॉर्डिंग टू DSSB, नवोदय, KVS और EMRS के लिए सबसे रद्दी क्वेश्चन माना जाता है। वो जो 4 ऑप्शन वाला पढ़ लेते हो वो ऑप्शन छोड़ दो। अब मैं देखता हूं कि लड़के भर भर के क्वेश्चन उसको लगाते हैं। भैया वो क्वेश्चन आपको कहां फायदा करेगा, मैं बता दूं,
यूपी टीजीटी में वो क्वेश्चन आपका आएगा 70%, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिंपली 4 ऑप्शन होते हैं। दूसरा आपको फायदा करेगा राजस्थान पीटीआई में। तो अब आपका राजस्थान पीटीआई तो है ही नहीं एग्जाम, ये तो खत्म हो गया राजस्थान का सारा एग्जाम। अब आपका यूपी टीजीटी बचा हुआ है और बचा हुआ है आपका DSSB। नवोदय आने वाला है फिर से एक बार, अब बहुत जल्दी आपको नवोदय भी दिखेगा, ठीक है। इसके बाद EMRS। अब EMRS वाले पर क्या हो गया कि रोक लगा दिया गया है कुछ दिनों के लिए। इसका एग्जाम भी अभी कम से कम, अब आप समझिए कि थोड़ा सा लेट होगा एग्जाम, 6 मंथ का टाइम आपको मिल गया है। तो जिनका फर्स्ट पेपर तैयार नहीं है वो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब 6 मंथ का तैयारी इनको रख दीजिए, इसके लिए 6 महीना आप आराम से अभी लगेगा आपको, ठीक है। 5 से 6 महीना पहले ये अब नहीं करा पाएंगे, इन पर थोड़ा सा कोर्ट में याचिका दायर हो गया है। तो मैं बस बताना चाह रहा था कि आप लोग इस चीज की तैयारी करिए जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा। इन चारों का पैटर्न एक क्वेश्चन से आएगा, लगभग एक जैसा पैटर्न है, ठीक है। आप मान के चलिए कि आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो अभी तक हमने केवीएस का पेपर देखा, एक बार हम नवोदय का पेपर देखते हैं। देखिए मैं जो सिलेबस आपको दिखा रहा हूं यही 4 सिलेबस दिखाया है। हेल्थ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, लाइफ स्टाइल, इसके डेफिनेशन, टाइप्स एंड इट्स कंपोनेंट, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट, वेलनेस के, लाइफ स्टाइल के, इन सब के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर। अब आपको जाएंगे हम लोग नवोदय के पेपर में, ठीक है। आइए हम लोग नवोदय के पेपर में चलते हैं और देखते हैं नवोदय में। देखिए ये क्वेश्चन शुरू होता है आपका यहां से, ये दिल्ली का पेपर तैयार हो गया कैसे, 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। नवोदय ये इवनिंग शिफ्ट है, आपको मॉर्निंग में चलना है। ये इवनिंग शिफ्ट है, बहुत नीचे आ गए थे हम लोग। ये देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया भी था कि कैसे आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इसमें से कौन सा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैंने कल पढ़ाया भी था आपको। टैक्टिस ये नहीं है, बाकी इंडोरेंस है, एक्सप्लोजिव। अब आप कहेंगे सर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहाँ होता है, तो भैया जब आप स्ट्रेंथ पढ़ते हैं और स्ट्रेंथ के टाइप पढ़ते हैं तो उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी आएगा, है ना। तो ये आपका तीनों है, ये नहीं है। इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, साइकिलिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज। मैंने आपको बताया था साइकिलिंग किसका एग्जाम्पल होता है, किस टाइप के इंडोरेंस का एग्जाम्पल होता है, किस टाइप के स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल होता है, एक्सप्लोजिव, मैक्सिमम, एजिलिटी या स्ट्रेंथ इंडोरेंस। स्ट्रेंथ इंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का। तो ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेलनेस। वेलनेस का पार्ट कौन सा नहीं होता है, इन्वायरमेंट, स्पिरिचुअल, ठीक है, और इसके बाद सोशल। स्पिरिचुअल नहीं, कॉस्मेटिक। स्पिरिचुअल वेलनेस होता है भाई, कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक नहीं है सर। स्पिरिचुअल वेलनेस होगा, हम बता दे रहे हैं आपको। सौंदर्य नहीं है। जी सर, तो जी इसका सर, कॉस्मेटिक जो है वो नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं होगा। कॉस्मेटिक, सौंदर्यवाद, कोई भी मतलब वेलनेस का पार्ट नहीं होता। वेलनेस का मतलब सौंदर्य को बढ़ाना नहीं है, अपने आसपास के वातावरण को सही रखना है, अपनी मन को शांत रखना होता है वेलनेस। वेलनेस का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम हेडक्स। अब सभी चीजों से हेडक से फ्री है, किसी प्रकार का आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस। तो देखिए यहाँ स्पिरिचुअल वेलनेस होता है कि नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा स्पिरिचुअल वेलनेस का पार्ट है, मेडिटेशन प्रैक्टिस।
आपको पार्ट बताना है। मेडिटेशन प्रैक्टिस स्पिरिचुअल का पार्ट नहीं हो सकता है। स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? धार्मिक। सर बी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। हार्मोनी बिटवीन इनर एंड सेल्फ, आउटर सेल्फ। ठीक है, यानी अपने निजी और बाहरी रूप में सामंजस्य को रखना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी धार्मिक स्पिरिचुअल वेलनेस को डिफाइन करता है। ठीक है, स्प्रेडिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये सब गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन भी इसी से है। फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ फुल एंड बैलेंस लाइफ। It includes physical, mental, emotional, social and spiritual factors and capacity of their wholesome expression. इसको हम क्या कहें? ये किसने दिया हुआ है? ये फिटनेस का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसको किसने दिया हुआ है। ये फिटनेस का डेफिनेशन चार्ल्स ए बुकर के द्वारा दिया चार्ल्स गया। बूचर्स। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से फिटनेस का डेफिनेशन था। चार्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। विच कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? मैंने बताया था कि नहीं परसों? अगर जिन्होंने क्लास देखा होगा उनको याद आ गया होगा। मैंने पूछा था ना कि ये पूछता है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है किसी एग्जाम में। मस्कुलर एंडोरेंस। तो आपका स्किल संबंधित नहीं है, तो ये मस्कुलर इंडोरेंस आपका नहीं है। सही बात। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देखिए होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पावर वर्ड ना देकर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कह दिया। तो आपको पता है कि पावर स्किल फिजिकल फिटनेस होता है। ठीक है, और रिएक्शन टाइम भी है। अब देखिए आपसे पूछा क्या और आप बता क्या रही हैं? कौन वही सा क्वेश्चन घटक में स्वास्थ्य पूछा कि संबंधी कौन का सा अंश है? आप नॉट पे जा रही है क्या? हमें भी कंफ्यूज हो गया। अरे पूछ रहा है स्किल संबंधित है, तो ये स्ट्रेंथ हो गया, ये इंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। रिएक्शन टाइम नहीं होगा। यस सर, यस सर। ऐसे आप क्यों आप? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। बस यही इतने ही क्वेश्चंस आपको मिले यहां से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लिए। कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें वो पढ़ना है जो परीक्षा में आते हैं, वो नहीं पढ़ना है तो परीक्षा में आते ही नहीं है। फालतू का खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं और अपने मन को संतुष्टि दिए जा रहे हैं कि सर हम अरे बहुत बढ़िया तैयारी करके रखे हुए हैं। कुछ नहीं है। आज के मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, अब आपको मैं आज जानते हैं, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि देखिए आजकल जो आपने देखा होगा ये वाले क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, ठीक है, मैं आपको खुद ही आज पेपर सेटर बना दूंगा। देखिएगा, खाली आप देखिएगा मैं कैसे पेपर सेट करता हूं। मैं केवीएस और नवोदय पेपर कैसे सेट होगा इसको ध्यान दीजिएगा। जस्ट वेट। बस जस्ट वेट। आज मैं आपको देखिए खुद ही बता दूंगा कि कैसे पेपर सेट किए जाते हैं और कैसे एग्जामिनर सेट करता है। वो जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं ना ए बी सी डी, फिर बोलता है कि इसमें से ए बी सी सही है, सी डी ई सही है, वैसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करना ना सीख गए।
तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। बस जो मैं बोलता हूं आप उनको फॉलो करिए, उनको समझिए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ लिया था कि फूड को अलग अलग किन किन बेसिस पर किन किन भागों में बांटा जाता है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये चार्ट भी दिखा दीजिएगा क्या था कि कैसे हम लोग फूड को क्लासिफाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। हम फूड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कंपोनेंट्स किसी का ऑफ माइक डाइट। ऑन है। अरे किसका माइक ऑन हो गया है? अब समझिएगा आप ध्यान से। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिएंट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम इनको क्वांटिटी के हिसाब से और मास के अकॉर्डिंग बांटे, मतलब कि हमें किस प्रकार का डाइट कितना अमाउंट में लेना चाहिए, अगर अमाउंट और क्वांटिटी के हिसाब से बांटा जाए, क्लासिफाइड किया जाए, तो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है आपसे, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकता है, मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपको थोड़ा सा टफ करने के लिए क्या कर दिए हैं, अब हमने दिया कि इन फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहां पे आ गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, समझिएगा ध्यान से। और हमने देखिए ऑप्शन कैसे बनाया, यहां पर एक ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमने विटामिन्स, यहां पे हमने 6 ऑप्शन दे दिया। इसी को हम मान लेते हैं, देखिए यहां पे हमने ऑप्शन ही बनाया हुआ है, अब इसी को मान लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, मैक्रो में नहीं आते, वो कौन है। अब ऑप्शन, आप देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा ए बी सी और डी। अब देखिए आपसे क्या बोल दिया कि 1 2 3 एंड 4 इज करेक्ट। बी वाले में दे दिया आपसे कि 1 2 3 करेक्ट है, या पूछा आपसे 4 और 5 करेक्ट है, या फिर आपसे पूछा कि ऑल ऑफ द एबव, सारे सही हैं, या फिर इसी में से ऐसे ही देता है। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे कि नहीं देखे एग्जाम्स में? यस सर। देखिए इसी टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चन बना दिया आपके सामने, खाली मैंने बताया, आंसर भी आपके सामने है। बस आपको ना कॉन्सेप्ट को रखना है दिमाग में। जो चीज मैं आपको नोट्स में दे रहा हूं, बुक में दे रहा हूं, इस बुक को आप परचेज कर दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, एक एक पॉइंट्स, एक एक लाइन को। मैं यहीं से आपको देखिए क्वेश्चन बना के दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। बी बी बी। सी। अरे भैया मैंने पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंपोनेंट नहीं है, सी सी।
तो भैया विटामिन और मिनरल माइक्रो होता है, बाकी सब क्या है, मैक्रो है। तो मैक्रो नहीं है, मैंने पूछा है, नॉट लगाया है। इस बात को याद रखिए हमेशा। ये जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं नॉट वाले, तो तुरंत वहां आप ना ऐसे पेन से गोला मार दीजिए। अब मान लीजिए सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं तो कहां से गोला मारेंगे, तो अपने पास एक रफ कॉपी या रफ पेज होता है, उस पर ऐसे कट कर लीजिए। इससे आपके दिमाग में ये बार बार क्लिक करता रहेगा कि क्वेश्चन नंबर ये को, अगर ये चीज आप नहीं करते हैं, निश्चित है, डेफिनेटली है कि 10 क्वेश्चन ऐसे वो दे देगा ना एग्जामिनर, तो आप 2 क्वेश्चन आता हुआ गलत कर दोगे। आप कहोगे, घर पर आकर चेक करोगे, अरे यार नॉट पूछा था, नॉट तो हम देखे ही नहीं। ऐसे होगा, होता है या नहीं होता है? हाँ सर होता है सर बहुत। तो यही चीज आपको ध्यान देनी है एग्जाम्स में। मैं देखिए यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है। खाली हम बेवकूफ नहीं बनाते किसी को, ठीक है? जिसको समझ में आएगा, जो मेरे पैटर्न को फॉलो करेगा, मैं गारंटी लेता हूं उसको। बट पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी नोट्स के हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट है, इनको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा जाए तो मैक्रो को हटाकर माइक्रो कर दिया। अब पूछा कि इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर अब बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी कहां से हो गया? बी। बी सर बी। इसने पूछा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंपोनेंट नहीं है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन नहीं है, ये तीनों नहीं है, बाकी ये दोनों हैं। तो नहीं है पूछा है तो बी ऑप्शन होगा। 1 2 3। देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज किया, दोनों तरह से बना सकता है। समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो अब देखिए क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जिस अमाउंट को, इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। मतलब मैक्रो इसलिए बोला जा रहा है कि यही हमारे बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी कैलोरी की प्राप्ति करता है। क्या करता है? कैलोरी देने वाले यही 3 मेन होते हैं, जिनकी क्वांटिटी हमारे बॉडी को ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को लगभग, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, 1800 से 2400 कैलोरी एक दिन में आवश्यकता पड़ती है नॉर्मल इंडिविजुअल को। आफ्टर 18 प्लस 1800 से 2400 चाहिए होता है एडल्ट को, ठीक है? अब डिपेंड करता है, तो ये छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए कि ये जो मेन कैलोरी के सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, यही जो हमारे बॉडी में क्वांटिटी, इनके लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। इसीलिए इन क्वांटिटी के बेसिस पर इसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्वांटिटी के बेसिस पर इनको क्या कहा जाता है? मैक्रो कहा जाता है। अब क्वांटिटीज के बेसिस पर ही इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो। इनका हमारे बॉडी में कम इस्तेमाल होता है, मतलब ये छोटी क्वांटिटी में चाहिए होती है बॉडी को, इसीलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके सामने, ये वाले स्टेटमेंट बोलता है ऐसे, देखिए आपसे कैसे पूछेगा। कोई क्वेश्चन हमको दिखे अच्छा वाला तो फिर मैं बताऊं आपको। केवीएस में आ गया, देखिए यहां मिलेगा। देखिए ये अब आपसे पूछ दिया, ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। इसी क्वेश्चन के बेसिस पर देखिए क्या होता है कि आपके सामने थ्योरी पढ़ा जाता है, और उसी थ्योरी को 3-4 लाइन में बना दिया जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि ओनली ए बी ई करेक्ट है। एक लाइन उसमें से गलत है या 2 लाइन गलत होती है, फिर बोलता है ए बी सी गई है, ओनली ए डी। अब देखिए यही क्वेश्चन, मतलब इसी पैटर्न को, इस क्वेश्चन के पैटर्न को मैं फॉलो करके बनाऊंगा। यहां से क्वेश्चन देखिए आपके सामने बनाऊंगा, और एग्जामिनर क्या करता है आपको देखिए। जैसे ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हमने क्या किया, इस लाइन को हमने ए बोल दिया। देखिए यहां से यहां तक ये लाइन ए हो गया। मैं टाइप नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि विच statement is correct about
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के संबंधित कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? ए स्टेटमेंट ये दे दिया, बी स्टेटमेंट दे दिया, ये वाला आपका देखिए मैं चेंज कर रहा हूं अभी ये कलर, ये आपका बी स्टेटमेंट है लाल वाला, यहां से यहां तक। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट बी वाला कि इट इज अ मेनली मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपका बी स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब सी स्टेटमेंट देखिए क्या हो गया, अप्रॉक्स अबाउट, अब मैंने इस डेटा को चेंज कर दिया, अप्रॉक्स अबाउट यहां पर मैंने कर दिया 55 को हटा के 70 और 60 की जगह कर दिया मैंने 80, अप्रॉक्स अबाउट 70 to 80% ऑफ द टोटल एनर्जी इन अवर बॉडी, अवर फूड्स कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, मैं इसका भी कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा यहां से यहां तक मैंने आपको सी स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर डी, देखिए स्टेटमेंट नंबर डी मैंने दे दिया यहां से यहां तक कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलीज, ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी। अब एक स्टेटमेंट दे दिया हमने, डी के बाद ई स्टेटमेंट दे दिया, देखिए मैं इसी में से बना रहा हूं, ई स्टेटमेंट दे दिया, द कार्बोहाइड्रेट जनरली डिवाइडेड इनटू, 2 हटा के मैंने दे दिया 3 कैटेगरीज, 2 हटा दिया, गलत कर, जानबूझ के गलत किया, 3 कैटेगरीज। अब आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। पहला ऑप्शन कह रहा है ए बी, ठीक है, एंड सी इज करेक्ट, आर करेक्ट। दूसरा पूछ रहा है बी सी डी आर करेक्ट, या आपसे पूछ रहा है, ठीक है, देखिएगा फिर आपसे क्या पूछ रहा है वो, ए बी एंड डी आर करेक्ट। अब आप कैसे, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हो तो आप लोग फंस जाते हैं, इसमें फंसना कुछ नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं इजिली, बट आपका पढ़ा होना ऑप्शन सही चाहिए, है सर इसमें। कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। अब देखिए मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं इसको, देखिएगा आप कैसे मैं बता रहा हूं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। अब आपको पहले इसमें से जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी और स्टेटमेंट ई, सबसे पहले तो आप अपनी नॉलेज की बेसिस पर यह डिसाइड करिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे कौन सा आपको लग रहा है, मतलब कौन सा या तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, ठीक है, 2 चीजें आपको समझनी है। तो देखिए जैसे मैंने इसमें एक चीजें तो मैंने यहाँ पे जाना स्ट्रॉन्ग में, मुझे मान लीजिए एकदम मैं बिगनर हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, मैं आप ही की तरह बिगनर हूँ, बट कुछ लोग बिगनर मान लीजिए इसमें, आप ही की तरह नहीं, कुछ लोग तो भाई अच्छे होंगे, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे होता है। डी स्टेटमेंट, मान लीजिए मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ा 4.1 किलो कैलोरी देता है, ये तो नॉर्मली लगभग सभी लोग जानते होंगे, जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, जानते हैं सर। जानते हैं। तो आप ये देखिए कि पहले जो स्ट्रॉन्ग आपको मिला है, एक ही पॉइंट को पकड़ के ऑप्शन को करेक्ट छाट दीजिए, गलत ऑप्शन को। अब देखिए डी आपको लग रहा है डी तो होना ही होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, तो ए वाले में डी तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन है ही नहीं। फिर आपको लगा बी सी डी होना चाहिए, ए बी डी होना चाहिए। अब आप ना पढ़ना शुरू करिए, कार्बोहाइड्रेट इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि हमारे बॉडी में चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, उसमें दे दिया था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन, ऐसे करके। तो देखिए आपको अगर डाउट है इसको डाउट बॉक्स में रखिए, ठीक है। अब इसको आपने ये दे दिया कि ये सही स्टेटमेंट लग रहा है, तो आप ए के साथ एग्री हैं। आपने देखा कि इसमें ए भी है और इसमें डी भी है, बी वाले में ए ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम यहां पर एग्री थे इस स्टेटमेंट से, तो बी वाला कट गया, बचा कौन, सी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, खाली आपने देखिए 2 स्टेटमेंट पकड़ा,
बी वाला आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको ऑप्शन जब काटते गए तो आसानी से आपको ऑप्शन मिल गया कि सी इसका सही है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन और होता डी, तो भी आप आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। अब आपके सामने मैंने यहां से क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया, यही वाले, और आपने देखा है कि जो क्वेश्चन केवीएस नाम होता है और DSSB में लड़के कहते हैं कि सर बहुत टफ क्वेश्चन आ गया था, बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया, टफ नहीं आया था, बहुत लेंदी समय खा गया था। तो समय क्यों खाया था? क्योंकि आप लोग के पास कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट हल्का सा भी कहीं मिले, कहीं भी आपको लगे कि थोड़ा सा मैंने जो पढ़ा हुआ है उससे ये स्टेटमेंट मैच नहीं खा रहा है, तो उसी पॉइंट के बिहाफ पर आप एग्री होइए या डिसएग्री होइए, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, और उसी स्टेटमेंट से ऑप्शन को छांटना शुरू कर दीजिए। आप निश्चित है कि अपने सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? जी सर। यस सर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 4 में तो मिलेगा ही मिलेगा। जो 4 जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उसमें ये वाले क्वेश्चंस आपको अप्रॉक्स 60% to 70% देखने को मिलेंगे। सही कह रहा हूं? सर ये स्टेटमेंट वाले नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। यस सर, यस सर। सेंट्रल के जितने एग्जाम होते हैं, जैसे केवीएस हो गया, नवोदय हो गया, DSSB हो गया, हालांकि DSSB स्टेट है लेकिन स्टैंडर्ड इसका सेंट्रल की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा है मगर तो थोड़ा सा जी सर, मगर थोड़ा सा डाटा अगर इधर उधर करते हैं ना तो थोड़ा सा सही नजर आता है क्वेश्चन, मगर वो गलत निकलता है। जैसे अगर किसी का अगर बैट दे देते हैं, जैसे बॉल का अगर बैट दे दिया तो अगर उसके आसपास का है, हमने पढ़ा हुआ है। देखिए, इसके लिए आप आसपास नहीं पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका इसमें वाले में चल जाएगा, लेकिन जहां पर एग्जैक्ट होता है, जैसे मेजरमेंट एग्जैक्ट होता है, तो वहां पर आपका आसपास का एरिया नहीं चलेगा। वहां पर आपको पता होना चाहिए। और मैं बता दूं कि मेजरमेंट वाले में तो पहले वो रेक्टिफिकेशन है। गेम्स वाला जो पोर्शन होता है, गेम्स वाला जो कुछ चीजों का जैसे फिक्स रहता है वो तो हम लोग को पता होता है। हाँ, जब कुछ चीजों का सर मेजरमेंट फिक्स होता है उसका तो ठीक है, मगर कुछ चीजों का ऐसा जैसे बॉल का जैसे बैट वगैरह हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अगर मतलब डिजिट इधर उधर करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब सही भी लगता है और नहीं भी सही लगता है, तो उन चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। रेक्टिफिकेशन मारना पड़ेगा। गेम्स वाला जितना पोर्शन है ये आपको रटना पड़ेगा, इसको आप ना लॉजिकली नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूं, गेम वाला पोर्शन रट लीजिए एकदम, अभी समय है, रट लीजिए जिनका कमजोर है, ये बहुत काम देगा आगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जहां हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे थे। तो देखिए, मैंने आपके सामने ही क्वेश्चंस बना दिए और कुछ नहीं करना पड़ा। आप जो बोलिए ना कि नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बनाऊं यहीं से, इसी खाली इतने लाइन से मैं आपको नेट वाले क्वेश्चन ही बना दूंगा, मैं तो कॉलम बना दूंगा, जो क्वेश्चन ए और आर करके भी बना दूंगा, एजर्शन और रीजन क्वेश्चन भी यहीं से बनाऊंगा, आपके सामने बनाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो ये समझिए आप लोग कैसे इसको बनाते हैं, और ये कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया सब खाली एक दूसरे का रटा रटाया क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बस खाली इधर से उधर करा रहे हैं। भाई एग्जैक्टली बताइए बच्चों को कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है। आइए हम लोग अब चलते अपने पॉइंट पे। अब हमारा अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसका जो मेन सोर्स होता है वही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये 3 केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? 1:1, 1:2:1। ठीक है, और लगभग अप्रॉक्स अबाउट 55 से 60% जो हमारे बॉडी का कुल एनर्जी है
उसको पूरा कौन करता है? 55 से 60% एनर्जी पूरा करता है अकेले कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमको मिलता है 4.1 किलो कैलोरी। दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है ये अगर सोर्स के रूप में देखे जाए, मतलब कि जो पाए जाते हैं वो 2 भागों में पाए जाते, 2 सोर्स से मिलते हैं, 2 तरह के सोर्स से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं आपको, मतलब खाने के 2 सोर्स होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको डायरेक्टली मीठे, कोई भी चीज आप मीठा जो लेते हैं उसमें आपको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा जैसे और भी कुछ हुआ, जैसे आपका चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब चीजें जो होता है इसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इनको समझिएगा। सिंपल इसलिए कहते हैं कि जो हमारा मीठा स्वीट होता है ना, कोई भी शुगर होता है जो, उसका वो जब डाइजेस्ट होता है तो वो तुरंत ग्लूकोज का सिंपल फॉर्म चैन बना लेता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इस डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बॉडी को इनको करना पड़ता है, ठीक है, इनको चेंज करना पड़ता है ग्लाइकोजेन में। ये सब चीजें क्या होते हैं? कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है, तब जाकर ये लास्ट में ग्लूकोज बनता है। तो इसके जो चरण होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट, क्योंकि ग्लूकोज सबसे सिंपल एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी मिल जाएगा ग्लूकोज से, लेकिन अदर फॉर्म होता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ग्लूकोज में, तब उससे एनर्जी मिलेगी बॉडी को। समझ में आ रही बात? इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को अगर हम केमिकल चैन के हिसाब से बांटे तो हमारे बॉडी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। आप पहले ये 3 देखेंगे, ये वाला भी बाद में रखेंगे। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है? जिस मतलब कार्बोहाइड्रेट का कोई भी मॉलिक्यूल हमने लिया और वहां पे शुगर का सिंगल बॉन्ड बनता है, शुगर मॉलिक्यूल का सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो वहां पे क्या बनेगा? मोनोसेक्राइड कहेंगे उसको। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, खाने मतलब जो आप फल खाते हो, फल का जो मीठा होता है उससे हमको फ्रक्टोज मिलता है, याद रखिएगा, फ्रूट से फ्रक्टोज बनता है। समझ में आया बात? कोई भी ऐसा मीठा फल आप खाते हैं तो वो भी आपके बॉडी में तुरंत जाके मोनोसेक्राइड बनाता है, ठीक है। गैलेक्टोज किसको कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो दूध वगैरह जो है और ये सब चीजों का लैक्टोज जो होता है दूध वगैरह में, लैक्टोज भी कहते हैं, गैलेक्टोज, तो उससे ये मिलता है, ठीक है। तो इससे आप बस पता कर लीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ और नहीं करना है। कभी कभी आपके साथ हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके मतलब 2 बॉन्ड हो गया ना। अब डाइसेक्राइड में क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल के 2 बॉन्ड होते हैं, तो एक ग्लूकोज बॉन्ड है, एक फ्रक्टोज का बॉन्ड है, ये मिलकर बना रहा है सुक्रोज। ये तब पूछेगा जब लेवल थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। ये एक आध बार पूछा गया है, अपनी जानकारी को अधिक बनाने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। लैक्टोज, मल्टोज। अब लैक्टोज कैसे बनता है? देखिए गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों जब मिलता है तो बनता है लैक्टोज, और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बनेगा? मल्टोज, ठीक है। तो ये चीज है। और जब 2 से ज्यादा चैन मिलते हो, अब वो 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितना भी हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड शुगर मॉलिक्यूल, मतलब उनका जो बॉन्डिंग है वो एक शुगर मॉलिक्यूल 2 शुगर मॉलिक्यूल से ज्यादा का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड कहेंगे। अब उस मॉलिक्यूल को देखिए सिंपल फॉर्म में टूटने के लिए स्टार्च में या ग्लाइकोजेन के रूप में टूटेगा, फिर जाकर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और आखिरी में जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तभी उसको बॉडी उससे एनर्जी ले सकती है, एटीपी एनर्जी बनाएगी ग्लूकोज से, नहीं तो नहीं बना पाएगी वो एटीपी एनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना बड़ा बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक डाउन होने में उतना ज्यादा चैन को तोड़ना पड़ेगा, और शरीर में यूटिलाइज होने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी।
मतलब ज्यादा लंबा चेन हो रहा है, इसीलिए इसी के उसको क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया। और इधर वाले को, मोनोसेक्राइड वाले को क्या कहा जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया भाई। आगे बढ़े। यस सर। सर जो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल जो ग्लूकोज सर लेते हैं वो सिंपल फॉर्म में होता है बिल्कुल। हाँ वो सिंपल होता है। जितनी भी मीठे चीजें हैं लगभग, नहीं जहां जो भी सर मीठा चीज ग्लूकोज पाया लेते हैं जाएगा मतलब हम लोग। वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज में मीठापन होता है कि नहीं होता है। जी सर। हाँ, तो वो सारा आपका आ जाएगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। अब देखिए फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट एक्ट लाइक फ्यूल ऑफ बॉडी, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, इट हेल्प्स फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। कार्बोहाइड्रेट तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। और ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत जबरदस्त ये वाला है। जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया है ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपका डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा। ये जो आप ये देते हैं ना, यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी एलटी, ये सब जो क्वेश्चन आएंगे ये जो लाइनर से ही आप इनको कवर कर लेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को, गारंटी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की। अब प्रोटीन, सॉरी फॉर डिस्टर्ब क्या, डिस्टर्ब के लिए सॉरी सर। हाँ बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या नाम है, ये एकलव्य मॉडल स्कूल का जो भी नोटिफिकेशन जिस भाई ने डाला था वो हाँ सही है गलत है? सही है। सही है। हाँ अच्छा। मैंने भी पेपर में पढ़ा उसको, उस पर याचिका दर्ज हुई है। तो उसमें मैंने अभी बताया तो स्टार्टिंग में कि 4 से 6 महीने का समय आपको मिल गया है। अब उसमें थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा उसका परीक्षा होने में, तो आप आराम से तैयारी करिए इसकी, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन आराम से मतलब ये नहीं है कि एकदम में बैठ जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं सर तो वो मैं अपने जो समझ गया। पोर्शन आपको टाइम नहीं मिल रहा था, आप उसको स्ट्रांग बनाइए। जैसे देखिए गेम का पोर्शन रट्टा मारते जाइए, हम्म। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन गेम्स का मिलेगा। और जितने क्वेश्चन में गेम्स का मैंने टॉपिक दिया है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसकी गारंटी देता हूं। जी सर। तो बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आइए बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सेल्स। जो भी लिविंग सेल्स होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। हमारे सेल्स भी प्रोटीन लिपिड के बने होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज चैन ऑफ अमीनो एसिड। जो आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे वो जैसे उसमें किसमें टूट रहा था, उसमें मोनोसेक्राइड था, डाइसेक्राइड था और पॉलीसेक्राइड था। यहां पर किसका बनेंगे चैन, वहां पे शुगर मॉलिक्यूल का चैन बना रहे थे, यहां पर चैन बनेंगे अमीनो एसिड्स का। किसका, और आप बता दूं कि प्रोटीन को अमीनो एसिड कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि प्रोटीन अंतिम में किस फॉर्म में टूटता है, ठीक है, या प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, तो ये सब बताऊंगा मैं आगे। दैट कंटेन्स, अब देखिए प्रोटीन किससे बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब मैं चाहता तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बना के दिखा दूं, वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना के दिखा दूं आपको तुरंत। तो कुछ नहीं है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। तो प्रोटीन में एक चीज अलग होता है कार्बोहाइड्रेट से, वो होता है नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंशिएट प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बॉडी रिक्वायर्स ओनली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ आइडियल बॉडी वेट, ठीक है, पर डे। एंड स्पोर्ट पर्सन को कितना चाहिए होता है, जो स्पोर्ट पर्सन है उसकी बॉडी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे 1.2 ग्राम से 1.4 ग्राम तक रिक्वायरमेंट करती है, ठीक है। और अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज करने वाला है तो 1.4 से एबव जाता है। जैसे कि मान लीजिए वो तैयारी करता है स्ट्रेंथ रिलेटेड या स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट से। अब स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, जैसे रेसलिंग, जहां पर कि ताकत का महत्वपूर्ण रोल होता है, उसमें उस खिलाड़ी को डाइट में प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है।
अब देखिए 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4.1 कैलोरी देता है, लगभग बराबर देता है कार्बोहाइड्रेट के। अब हमारे शरीर में कुल एनर्जी का लगभग 10 से 15% हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए। अब यही कमी होती है प्रोटीन की तो शरीर में दिक्कत होती है। या आप प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, लगभग 35% तक ले सकते हैं प्रोटीन डाइट में। वो डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज किस प्रकार करते हैं, क्योंकि मसल्स हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज करने से सेल्स हमारे ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, अच्छा सेल्स ब्रेकडाउन होते हैं, सेल्स टूटते हैं, तो आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन, एक सेल टूटेगा तो कितने सेल बनेंगे? 2 बनेगा। एक टूटेगा तो वो अपने जैसे 2 और खड़े कर देगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो सेल टूटते हैं वो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और ड्यूरिंग द कंपटीशन, ऐसा होता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं तो हमें भोजन की जरूरत ज्यादा होने लगती है। मतलब हमारा शरीर उस दिन 4 रोटी खाता था डेली, उस दिन 6 रोटी खाएगा, क्योंकि सेल पहले 1 थे, टूट के 2 बन गए हैं। तो ये जब डबल हो गए हैं सेल, तो आपको एनर्जी भी तो डबल देनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं मैं? आ रहा है सर। जी सर। देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बट हमें समझ के पढ़ना है एक बार। सर खिलाड़ी को सर प्रोटीन में से कितना लेना चाहिए? बताया तो 1 किलो बॉडी वेट पर 1.2 से 1.4 नॉर्मल खिलाड़ी जो प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम किसी भी खेल का, उनको। लेकिन अगर आप रेसलर प्लेयर हैं, वेट लिफ्टर प्लेयर है, तो आप 1.4 से 1.8 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल हैं, सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, डेली रूटीन का काम करते हैं, तो डेली रूटीन का काम करने के लिए इंसान को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर चाहिए एक दिन में। तो जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन ले लो, बात खत्म, शरीर मेंटेन रहेगा। आइए अब बात करते हैं कि जो हमारे एमिनो एसिड होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? देयर आर 9 अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। मतलब ये हमारे बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं या सिंथेसाइज नहीं किया सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एसेंशियल। जो हमको बाहर से लेना होता है, जो हमको फूड के द्वारा प्रोटीन के कुछ चीजों को लेना होता है, इससे हमारा शरीर बना नहीं पाता है। इसीलिए हमको कहते हैं जो हमारा शरीर बना नहीं पाता है उसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा, इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड, EAA। ठीक है, ये हमारे 9 ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर सिंथेसाइज नहीं करता है, ये हमें फूड के द्वारा ही, भोजन के द्वारा ही अलग अलग तरह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इसमें है क्या। तो देखिए बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसमें अभी जो पूछा हुआ था ग्लूटामाइन, एक जगह पूछा हुआ था यूपीएलटी में, ग्लाइसिन पूछा हुआ था, इसमें से लाइसिन पूछा हुआ था, ल्यूसाइन पूछा, ये मतलब लाइसिन पूछा गया है यूपीएलटी में। इसमें से 2 क्वेश्चन आया था यूपीएलटी 2018 में। यही डायरेक्ट केमिकल का मतलब नेम पूछा था अमीनो एसिड का। ठीक है, कि क्या होते, मतलब कौन से अमीनो एसिड होते हैं ये, तो इनको थोड़ा आप देख लीजिएगा। इनके अलावा हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का, प्रोटीन का वर्गीकरण करें उनके सोर्स के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से हमको प्रोटीन मिलते हैं बॉडी में। तो हमारे 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी में, एक होता है वेजिटेबल प्रोटीन और एक होता है एनिमल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन को हम क्लास बी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, एनिमल प्रोटीन को हम क्लास ए प्रोटीन कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो एनिमल से ए और क्लास भी इसका ए होगा। ठीक है, समझ में आया। तो 2 चीजों से हम प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन, या तो एनिमल से या तो वेजिटेबल से। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं द प्रोटीन विच वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स लाइक सोयाबीन, पल्सेस, दाल हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया,
ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फूड ग्रेन हो गया, ये एटसेट्रा, ये सब है। प्रोडक्ट्स लाइक एग्स, मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट, ये सब क्या हो गया आपका क्लास ए प्रोटीन हो गया। अब देखिए प्रोटीन हमारे शरीर में फंक्शन क्या क्या करता है। अगर हम फंक्शन से देखे जाए तो बॉडी में प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या क्या होता है, पहले तो प्रोटीन एंटीबॉडीज की तरह कार्य करता है। अब एंटीबॉडी प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो फाइब्रिन होते हैं, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन आपने सुना होगा, मैंने बताया भी था ब्लड के अंदर, ठीक है, ये प्रोटीन होता है। तो ये आपका क्या करता है, इसे हम एंटीबॉडीज, ये सिर्फ एंटीबॉडी की बात कर रहा है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोटीन हम क्या किसको कहते हैं, इंटरफेरन और फाइब्रिन को कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन हमारे बॉडी में कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। हार्मोन्स प्रोटीन कौन कौन से हैं, इंडोर्फिन और इनकेफेलिन, ठीक है। मोटर प्रोटीन कौन से होते हैं, जो मूवमेंट कराते हैं, वो एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं साइटोक्रोम, एल्बुमिन। एल्बुमिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एग्जांपल हमारे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के। एक होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारे बोन्स को बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो है कोलेजन और इलास्टिन। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, एग एल्बुमिन, एग के एल्बुमिन में भी पाया जाए, ये पूछा गया एल्बुमिन वाला। मिल्क में कैसीन के रूप में होता है और एग में एल्बुमिन के नाम से होता है। इनके अलावा आपको प्रोटीन जो मिलते हैं उनके नेम देखिए, मायोसिन जो कि आपको फिश में मिलता है, एल्बुमिन आपको अंडे का जो सफेद पार्ट होता है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है एल्बुमिन। कैसिनोजेन, ये दूध और दही पनीर में कैसिनोजेन या कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। अनाज में जो प्रोटीन होता है, दाल वगैरह में वो ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन आपका ब्लड में पाया जाता है। विटेलाइन प्रोटीन आपका एग यॉक, अंडे का जो पीली वाली जर्दी होती है उसमें पाया जाता है, एग यॉक में, ठीक है। सबसे बड़े प्रोटीन कौन सा होता है, सबसे बड़ी प्रोटीन, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, अब देखिए वो डिपेंड करता है, एनिमल प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आइए, ये हमारा आज का लगभग क्लास खत्म हो गया। हालांकि आज मैंने ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया। अब आपको देखिए मैं पहले ये जब से पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा न्यूट्रिएंट्स वाला, फिर इससे संबंधित जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में उनको सॉल्व कराते चलूंगा। अब आप जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके पुराने क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाएंगे, मतलब जो भी पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रही, मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को कुछ पूछना है?